बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनते ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई तेज। लैंसडाउन से दिलीप रावत तो हरिद्वार से मदन कौशिक को दी जा सकती है मंत्रिमंडल में जगह। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले, राजधानी देहरादून में आ रहे सबसे ज्यादा मामले, अलर्ट हुआ स्वास्थ्य महकमा। लालकुआं में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन की संयुक्त टीम ने मारा छापा, भारी मात्रा में पॉलीथिन सहित प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री की जब्त, कई दुकानदारों के काटे गए चालान। उत्तराखंड में 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश से प्रदेश की कई सड़कें बंद, आवाजाही में हो रही लोगों को भारी परेशानियां। काशीपुर में बिजली कटौती से हुए लोग हलकान, चिलचिलाती धूप और बिजली कटौती से लोगों का हाल बेहाल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें तेज हो चली हैं। उत्तराखंड में आपको बता दें कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, 2 रिक्त मंत्री पद भरे जाने हैं। दिलीप रावत और मदन कौशिक का नाम भी चर्चा में है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए लॉबिंग भी तेज हो चुकी है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेज हो चली। उत्तराखंड में आपको बता दें कैबिनेट का विस्तार होना है। हाल ही में हमने देखा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, उसके बाद नया अध्यक्ष बनाए गए महेंद्र भट्ट। उसके बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो चली हैं और 2 नाम भी आगे चल रहे हैं। इन नामों में दिलीप रावत और मदन कौशिक का नाम शामिल है। तो वहीं आपको बता दें मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए लॉबिंग भी तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में आपको बता दें कैबिनेट का विस्तार होना है, 2 मंत्री पद रिक्त हैं, उनको भरे जाने के लिए अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की रेस में 2 नाम आगे चल रहे हैं। दिलीप रावत और मदन कौशिक का नाम चर्चा में बना हुआ है। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए आपको बता दें लॉबिंग भी तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होना है उत्तराखंड में और मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें अब तेज हो गई हैं। देखिए, मदन कौशिक की बात की जाए तो अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है उनको। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने के बाद अब उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कैबिनेट में उनको शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही दूसरा नाम दिलीप रावत का आगे चल रहा है, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में आपको बता दें कैबिनेट का विस्तार होना है, 2 रिक्त मंत्री पद भरे जाने हैं, उसके लिए अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिलीप रावत और मदन कौशिक का नाम चर्चा में है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मंत्रिमंडल में वहीं जगह पाने के लिए लॉबिंग भी तेज हो गई है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें तेज हो चली हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार होना है, 2 रिक्त मंत्री पद भरे जाने हैं और अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से लगातार बाधित पड़ी कुल 90 रेलगाड़ियों को अब रेलवे द्वारा बहाली का आदेश जारी कर दिया गया है, मगर लोगों की अत्यधिक मांग में शामिल कुछ ट्रेनों को अभी इस सूची से बाहर रखा गया है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों में रेलवे के विरुद्ध रोष व्याप्त है। दरअसल रेलवे द्वारा बहाल की गई 90 रेलगाड़ियों में 2 रेलगाड़ियां शामिल ही नहीं हैं, जिस कारण रेलवे द्वारा इस सौतेले व्यवहार से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। तो कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से लगातार बाधित पड़ी कुल 90 रेलगाड़ियों को अब रेलवे द्वारा बहाली का आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन लोगों की ज्यादा मांग के चलते कुछ ट्रेनों को अभी भी इस सूची से बाहर रखा गया है, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में रेलवे के विरुद्ध अभी गुस्सा है। दरअसल रेलवे द्वारा बहाल की गई 90 रेलगाड़ियों में 2 रेलगाड़ियां अभी शामिल नहीं की गई हैं, जिस कारण रेलवे द्वारा इस सौतेले व्यवहार से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। गदरपुर पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद भी कर लिया है। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा में खुलासा करते हुए बताया कि विगत कुछ दिन पहले पीड़ित परिवार द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को दिलशाद नाम का व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वहीं पुलिस ने एक टीम भी गठित की। इस टीम ने आरोपी को नाबालिग के साथ हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ के दौरान नाबालिग से दुष्कर्म की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये मधुरा शिला निवासी एक व्यक्ति ने थाने में आकर तहरीर दी थी कि इसकी नाबालिग लड़की घर से गुमशुदा है और एक दिलशाद नामक युवक पर इन्होंने आरोप लगाया था। इसमें हमने जब अपनी जांच की तो इसमें दिलशाद नामक युवक भी लापता मिला। दोनों का साथ में जाना पता चला। उसके बाद इसमें महिला सब इंस्पेक्टर कुसुम रावत ने ये विवेचना ग्रहण की और तत्काल इस पर हमने कार्रवाई करते हुए टीम का गठन कर दिया और इस लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन के हिसाब से ये लड़की और ये लड़का दोनों हल्द्वानी से दोनों बरामद हुए हैं और इनको फिर दोनों को यहाँ लाया गया है। लड़की नाबालिग है तो इसमें पोक्सो और अन्य धाराओं में भी इसमें वृद्धि की गई है और इस लड़के को आज अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 288 नए संक्रमित मिले, जबकि 225 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में फिलहाल 1553 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को 1464 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 146, हरिद्वार में 24, नैनीताल में 45, टिहरी और अल्मोड़ा में 10-10, पौड़ी में 11, रुद्रप्रयाग में 16, ऊधम सिंह नगर में 19, बागेश्वर में 1, पिथौरागढ़ और चमोली में 3-3 संक्रमित मरीज मिले हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। हरिद्वार में टैक्स नियमों को लेकर संयुक्त आयुक्त कार्यपालक अजय कुमार ने कहा कि 200 से अधिक की खरीद पर व्यापारियों का बिल कटेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति का रेंटल इनकम 20 लाख रुपए से अधिक है तो वह टैक्स के दायरे में आएगा और इसके साथ ही उन्हें पंजीकरण भी कराना होगा। अगर वह पंजीकरण नहीं कराते और जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद हरिद्वार के 10,000 व्यापारियों की एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें से 1000 व्यापारियों की जांच हो चुकी है। इसके अलावा मार्केट का लगातार सर्वे भी किया जा रहा है। जाती है, एक है आरके सॉल्यूशंस रुड़की की है और एक है नैन्सी मैन पावर सप्लायर इंटरप्राइजेज करके है। तो इनके द्वारा जो है अपनी करदेयता जो है आईटीसी के विरुद्ध समायोजित कर ली जा रही थी और इनके द्वारा कोई टैक्स जमा नहीं किया गया। फॉल्स आईटीसी इनके द्वारा जो है अपने परचेजर को सप्लाई मतलब अग्रसारित की जा रही थी। तो जांच के दौरान ही उनसे द्वारा जो आरके सॉल्यूशंस है उनसे हमने वहीं पर उनके खाते में 5 लाख रुपए थे
वो हमने तुरंत उसको जमा करा लिए और उनको ये निर्देश दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर वो अधिकतर पैसा जमा कर दें। उनसे कम से कम हमको 1 करोड़ की रिकवरी करनी है, दोनों फर्मों से मिला के। और एक फर्म का हमने जांच किया था जो टेलीकॉम सर्विसेज की सप्लाई करती है, उसके यहाँ भी हमने देखा कि वो भी वही आईटीसी का प्रकरण था। उनके 2A में कोई आईटीसी नहीं थी, लेकिन उनके द्वारा गलत आईटीसी अपने 3B में क्लेम की गई थी। उनके ऊपर भी कार्रवाई करके एक कुल मिला के 2.93 करोड़ लगभग 3 करोड़ के टैक्स इवेजन का हमने उजागर किया। बरसात के मौसम में भी पिथौरागढ़ के दौला गांव में बीते 45 दिनों से पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। बावजूद इसके कोई देखने वाला नहीं है। दौला गांव की दर्जनों महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पेयजल की आपूर्ति कनारी से की जाती है, जबकि कनारी पेयजल योजना 45 दिनों से ठप पड़ी है, जिस कारण दौला में पानी की किल्लत हो रही है। उन्होंने कहा कि दौला के लोग कनारी गांव से नई पेयजल योजना के निर्माण के लिए लंबे समय से धन आवंटित करने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके कोई भी सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं। दौला वार्ड में 45 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। कनारी पेयजल योजना पूरी तरह से ध्वस्त है। हम लोगों की मांग है कि वहाँ कनारी में एक नई पाइपलाइन बिछाई जाए, जिसके लिए डीएम साहब हमें धन आवंटित करें। अगर ये पानी अधिक समय तक बंद पड़ा रहा तो पूर्व की जैसी स्थिति आज भी हो सकती है। हम लोग उस पानी से, उस पेयजल योजना से हम लोग वंचित हो सकते हैं। इसलिए हम आए दिन बार बार यहाँ पर आ रहे हैं। फिलहाल जल संस्थान से काफी गुहार लगाने के बाद हमें वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर देवलाल गांव टैंक से हमारे कनारी टैंक को जोड़ दिया गया है, लेकिन देवलाल गांव टैंक नीचे और कनारी टैंक ऊपर स्थित होने की वजह से पानी की आपूर्ति हमारे वार्ड में सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द कनारी पेयजल योजना को ठीक किया जाए। बरसात के मौसम में जहां एक ओर नदियां उफान पर हैं, तो वहीं आबादी क्षेत्रों में आए दिन सांपों का निकलना भी आम होता जा रहा है। चंपावत के टनकपुर आबादी क्षेत्र में आए दिन सांप देखे जा रहे हैं। टनकपुर निवासी बाला दत्त शर्मा के मकान में सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने इसकी सूचना शारदा रेंज वन विभाग को दी। सूचना पर सांप का रेस्क्यू किया गया और रवि शर्मा ने कड़ी मेहनत के बाद सांप का रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की और सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं वन विभाग की टीम ने क्षेत्र के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि बरसात के समय में विषैले जीव जंतुओं के बाहर निकलने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में कोई भी खतरनाक विषैला जीव जंतु दिखाई देता है तो उसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दें। बिलों में पानी चले जाता है, तो जहाँ भी सांप निकल रहे हैं, जहाँ भी टनकपुर में उसके आसपास गांव में हो रही है, हमारी 2 टीमें बनी हुई हैं जो बराबर उनको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ रही है। और जहाँ भी हमें खबर मिलती है हम वहाँ पहुँच के सांप पकड़ लेते हैं अपनी पूरी किट में से। उत्तराखंड को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते बिजली की समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कभी बिजली गुल हो जाती है तो कभी लो वोल्टेज के चलते परेशानियां बढ़ जाती हैं। बिजली गुल होने से व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं। स्कूल में बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे और किसानों को भी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में विद्युत कटौती बहुत कम है, थोड़ी बहुत ग्रामीण क्षेत्र में है, वो भी 1-8 घंटे की है। तो इस समय विद्युत व्यवस्था काशीपुर क्षेत्र में काफ़ी सामान्य है। ये बिजली तो इस समय ऐसी हो रही है कि एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 घंटे के लिए केवल आती है। पूरी रात बिजली गायब रहती है। कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो ठीक करने वाला कोई नहीं होता। इतनी गर्मी है, खेतों में पानी नहीं है, बारिशें हो नहीं रही हैं, खेतों को, धान को इस समय पानी की आवश्यकता है और बिजली की कटौती। स्कूलों में पंखे ऐसे चलते हैं कि पूरे दिन में सारे स्कूल्स, काशीपुर के सारे स्कूल्स वो जनरेटर पे चल रहे हैं। जो काम पहले हो जाने चाहिए थे, तारों को ठीक से सुचारू रूप से बनाना, उनका काम करना, पोल्स को काम करना, घंटों लाइट नहीं आती और जो व्यापार है वो भी सफ़र कर रहा है, जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो भी सफ़र कर रही हैं। तो इस वजह से देश में त्राही मची हुई है और हर व्यक्ति बहुत परेशान है। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक यूज को लेकर लोहाघाट नगरपालिका काफी सख्त हो गई है। नगरपालिका के ईओ मोहम्मद इस्लाम के नेतृत्व में पालिका और पुलिस टीम ने कार्रवाई की। नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापामारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।
नगर पालिका ईओ ने बताया कि छापेमारी के दौरान 2 रेस्टोरेंट में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए व्यापारी पकड़े गए, जिसके बाद 1000 रुपए का फाइन लिया गया है। वहीं किराने की दुकान में बेचने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक रखी हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए का चालान काटा गया है। इसके साथ ही व्यापारियों को चेतावनी भी दी गई है। रुपए की वसूली की गई, चालान की वसूली की गई और दूसरे जो है प्रतिबंधित पॉलीथीन से एक दुकानदार से 5000 रुपए का जो है अर्थदंड की कार्रवाई की। पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा पशु टीकाकरण अभियान को इन दिनों प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिस संबंध में पशुपालन निदेशक प्रेम कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश अनुसार पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सघन पशु टीकाकरण अभियान इस समय प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश को 20 लाख से अधिक की डोज उपलब्ध कराई गई है, जिसको 10 अगस्त तक प्रदेश भर में पशुओं को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्रदेश में सघन टीकाकरण कार्यक्रम इसमें चल रहा है और ये हमारा जो लक्ष्य है 10 अगस्त तक हमें है कि हम उसको पूरा कर लेंगे। और इस समय हर अस्पताल में हर हमारा जो पशु चिकित्सालय है, हमारा जो पशु सेवा केंद्र है या हमारा वैक्सीनेटर है, सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि बीमारी जो खुरपका मुंहपका है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है, वायरस से होती है। तो इसका एकमात्र इलाज है या एकमात्र कह सकते सुरक्षा है कि हम इसको टीकाकरण के माध्यम से इसको रोक लें। तो इससे पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये वैक्सीन हमें 2 साल से प्राप्त नहीं होती, 2 साल बाद प्राप्त हुई है। तो इस समय हम पूरे प्रदेश में हमारा लक्ष्य है कि 10 अगस्त तक हम उसको पूरा कर लें। 20,50,000 वैक्सीन जो प्राप्त हुई है उनको पूरा वैक्सीन हम लगा लें। उत्तराखंड सरकार में जल्द ही 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। 2 विधायकों के नाम की चर्चा भी तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक दिलीप रावत का नाम सामने आ रहा है। जानकारी तो ये भी है कि दिलीप रावत को कार्यकर्ताओं द्वारा अभी से शुभकामनाएं मिलना भी शुरू हो गई हैं। तो वहीं हरिद्वार जनपद की रानीपुर विधानसभा से लगातार चौथी बार विधायक बने आदेश चौहान का नाम भी प्रमुखता से आगे चल रहा है। वहीं माना जा रहा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त करने के बाद उन्हें वापस सरकार में जगह दी जा सकती है। लालकुआं में प्रशासन ने कमर कस ली है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के बाद पुलिस लगातार अभियान चला रही है। छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में पॉलीथिन सहित प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की। साथ ही विक्रेता के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर फिर से पकड़ाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसमें जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जो डिस्पोजेबल ग्लासेस हो गए, प्लेट्स हो गई, अन्य प्लास्टिक बैग्स हो गए, ये अब से बैन है। तो इसमें जो आज थी हमारे द्वारा रैंडम चेकिंग की गई, जो क्षेत्र में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेच रहे थे उसको इसमें हमने 3-4 कट्टे जो प्लास्टिक की सामग्री है वो जब्त भी करी गई है तथा इसके विरुद्ध जो ये अपने विक्रेता रहते हैं और जो ये ठेली वाले रहते हैं इनको भी अवगत कराया गया है कि आगे से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ ना करें। अब खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा सोनिया गांधी से सदन में की गई अभद्रता के खिलाफ आक्रोशित कांग्रेसी महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला दहन कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस महिलाओं ने स्मृति ईरानी को एक महिला होकर एक महिला के साथ इस तरह अभद्र व्यवहार न करने की नसीहत भी दी। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर के नेतृत्व में कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी से इस्तीफे की भी मांग की। इस दौरान कांग्रेसी महिलाओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के साथ अभद्र व्यवहार कर उनका अपमान किया है, जो असहनीय है। वहीं इस मामले में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर ने बताया कि कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा सोनिया गांधी से सदन में की गई अभद्रता से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी उबाल है और आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी को गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। स्मृति ईरानी को अमर्यादित और असंसदीय आचरण नहीं करना चाहिए। सदन में हमारी माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो अभद्र व्यवहार, जो एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया है स्मृति ईरानी जी, एक महिला होते हुए एक महिला को इस तरीके, वो कोई बाजार नहीं था, सब्जी मंडी नहीं थी, आप
सदन में बोलेंगे तो अपनी मर्यादा में रह के बोलेंगी, इसलिए हम लोग स्मृति ईरानी जी का बहिष्कार कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दें। हमारी जो अभी नई राष्ट्रपति बनी है, अगर किसी के बोलने में थोड़ा सा कहीं से लहजा हो जाता है, क्योंकि जब आदमी बोलता है तो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है, तो उसकी माफ़ी भी मांगी है हमारे यहाँ उन्होंने। इसमें अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है। अध्यक्ष जी माफ़ी क्यों मांगी सोनिया गांधी जी? भाजपा संगठन के द्वारा महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल और नगर मंडल अध्यक्ष महेश बोरा के नेतृत्व में खुशी जताते हुए मिठाइयां बांटी। पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में भाजपा तरक्की की नई बुलंदियों को छू लेगी और 2024 लोकसभा चुनाव में प्रदेश में परचम लहराया जाएगा। पूर्व विधायक फर्त्याल ने कहा कि महेंद्र भट्ट के पास काफी पुराना राजनीतिक अनुभव है, जो कि भाजपा संगठन को मजबूती दिलाने में काम आएगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी पार्टी जल्द एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। महेंद्र भट्ट जी को जो आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, निश्चित तौर पर संगठन और मजबूत होगा। आज पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है महेंद्र भट्ट जी को जो नेतृत्व सौंपा है, उनको संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है, अच्छे स्वभाव के हैं और संगठन का बहुत अच्छा अनुभव है। और केंद्र सरकार ने जो 2024 को देखते हुए और उत्तराखंड में एक बैलेंस बनाने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल का, उसको देखते हुए और उनकी संगठन की क्षमता को देखते हुए उनको बनाया है और निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत होगी। उत्तराखंड में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है, जिसके तहत पार्टी हाईकमान ने राज्य के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हटाकर वरिष्ठ नेता महेंद्र भट्ट को पार्टी की कमान सौंपी है। पार्टी के नए अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निष्ठा से निर्वहन करूंगा। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएंगे और निकाय चुनाव और हरिद्वार के पंचायत चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। महेंद्र भट्ट जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार युवा मोर्चे को पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों को खड़ा किया, ये सौभाग्य था कि पहले ही राज्य बनने के बाद आपको चुनाव लड़ाया और आपने उस चुनाव में विजयश्री प्राप्त की। प्रदेश के एक मुखिया के तौर पर संगठन के आपके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, जहां संगठन मजबूत होगा, आज आपके मार्गदर्शन में आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी हम उसी प्रकार विजय प्राप्त करेंगे और वो विजय प्राप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और आपका नेतृत्व तो इसी प्रकार से आगे कार्यकर्ताओं को मिलेगा। आज इस अवसर पर अपने राष्ट्र नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। आगामी दिनों में चाहे हरिद्वार का पंचायत चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, हम कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने का काम करेंगे। मेरा कोशिश रहेगी, नेतृत्व में जो विश्वास मेरे प्रति रखा है, उस विश्वास पर मैं खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। उस दिशा में जो अपेक्षाएं संगठन की मुझसे है, कार्यकर्ताओं की मुझसे हैं, उन अपेक्षाओं को मैं धरातल उतारने का प्रयास करूंगा कि उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद रहेगा और भविष्य के अंदर जो अपेक्षाएं हमारे संगठन की हैं, उस अपेक्षाओं को हम खरे उतरेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।